नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मोदी का तानाशाही रवैया और उसके साथ साथ उनका डर, दोनों ही इन 2 दिनों में खुलकर सामने निकल कर आ गए हैं। यूं तो अलग अलग मौकों से ऐसे भी हम ये देख रहे हैं कि कैसे सरकार का तानाशाही रवैया, चाहे वो जनता के प्रति हो या फिर विपक्ष के प्रति हो, वो खुलकर सामने आता ही रहता है। फिलहाल आपको याद होगा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर थे। अमूमन तो प्रोटोकॉल ये है और पूरी प्रक्रिया ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं, खास तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उनको बुलाया जाता है जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे मिलाने के लिए। राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया और कहा कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के जब फॉरेन डिग्निटरीज आए हो, खासतौर पर इतने बड़े राष्ट्र का जब प्रेसिडेंट आया हो, तो ना बुलाया जाए। अब प्रधानमंत्री ठहरे मोदी, तो मोदी ठहरे। आपको पता है कि राहुल गांधी को लेकर उनका क्या नजरिया है, क्या रवैया है और किस तरह की बातें पूरी पार्टी करती हुई नजर आती है। लेकिन यहां तो राष्ट्रपति ने भी जो भोज रखा था, जो डिनर रखा था, उसमें भी ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे को और ना ही राहुल गांधी को, दोनों में से किसी को भी नहीं बुलाया गया। अब आप ये सोचिए कि राष्ट्रपति का ऑफिस तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका किसी पार्टी, किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। और इस सरकार में यही सब तो बदल गया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज हो या फिर संवैधानिक संस्थाएं हो, राष्ट्रपति का ऑफिस हो, हर कोई एक तरह से ऐसा लगता है कि सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। जो सरकार कहेगी, जो मोदी कहेंगे, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आएगा। और कल के डिनर में भी न राहुल गांधी को बुलाया गया, न मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया। बुलाया किसको गया? शशि थरूर को। और शशि थरूर को बुलाकर एक तरह का मैसेज दिया गया और शशि थरूर ने भी सीधे तौर पर इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ, उनको बुलाया गया है, वो जरूर जाएंगे। वहां वो नजर भी आए उस डिनर में, बाकायदा तौर पर उन्होंने फोटो भी खिंचवाए। उन तमाम फोटोज को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने शेयर भी किया है। इससे पहले भी सरकार की तमाम नीतियों को लेकर भी जिस तरह का उनका रवैया रहा है, ऑपरेशन सिंदूर या उसके तमाम बाद भी हम ये देख रहे हैं कि अभी एक औपचारिकता भर रह गई है कि कब उनके ख्वाब में कोई आएगा, उनके सपनों में कोई आएगा, वो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और बीजेपी का दामन थाम लेंगे। अब इतनी कसर रह गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको निकालेगी या फिर वो खुद जाएंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उनको एमपी बनाया, उनको सराखों पर बिठाया, आज उसी कांग्रेस पार्टी को वो आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर उनको क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और कैसे एक पार्टी जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो कैसे लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपनी पार्टी में लाकर और सरकार में बड़े और उच्च पदों पर वो बिठा रही है। और अब उनकी नजर है शशि थरूर पर, और शशि थरूर को देखकर उनको लगता है कि शायद केरल में वो अपने कुछ पैर जमा पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि कैसे जो सरकार का, मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, जो डर है, जो खौफ है राहुल गांधी को लेकर, वो भी साफ तौर पर खुलकर सामने आ गया है कि क्यों नहीं, आखिर मोदी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी भी वहां पर होते। और राहुल गांधी ने ये मसला उठाया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि जो एक पिक्चर परफेक्ट वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पूरा गोदी मीडिया उनके कदमों में 12 साल से लेटा हुआ है और पुतिन के आने पर उन्होंने तमाम हदें जो है वो पार कर दी। वो तमाम सवाल भी पूछते हुए नजर आए जैसे मोदी से पूछते हैं कि भाई आप थकते क्यों नहीं हैं। तो गोदी मीडिया पार्ट 2 हमें मोदी पार्ट 2 ये देखने के लिए मिला। पुतिन से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये पूछते हुए भी नजर आए, जो एक तरह से लताड़ दिया पुतिन ने कि आप 20-25 सालों में जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें आप कौन से लीडर को या आप मानते हैं कि उन्होंने
अहम रोल अदा किया है रशिया और भारत के रिश्तों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि एक इनडिसेंट क्वेश्चन है, ये अनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। तो मीडिया तो अपनी बेइज्जती करा ही रहा है, लेकिन वो मीडिया जो पूरी तरीके से कदमों में लेटा हुआ है, मोदी जी को शायद ये लग रहा था कि राहुल गांधी होते तो इस पिक्चर परफेक्ट में जो वो अपने आप को विश्व गुरु की छवि दिखाने की जो वो पूरी कोशिश करते हैं, 56 इंच की छाती की जो बात करते हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि देखिए पुतिन जैसा लीडर मोदी जी के रहते आया है, तो उस सब में राहुल गांधी की अगर तस्वीर होती तो शायद उनका मजाक किरकिरा हो जाता। और वो इतने असुरक्षित हैं, एक तरफ अपने आप को इतना बड़ा लीडर वो बताने की पूरी कोशिश करते हैं, तमाम इस तरह का एजेंडा सेट किया जाता है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए वो कितने असुरक्षित हैं कि वो एक फोटो में राहुल गांधी अगर हो जाते या पुतिन से उनकी मुलाकात हो जाती तो वो इतने असुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं कि वो जगह भी उनको नहीं दी गई है। और दूसरी तरफ देश में जो इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आए जो लोग हैं, जो यहाँ से ट्रैवल अपने देश करना चाहते हैं, वो तक भी कितने परेशान हो रहे हैं। जो पूरा का पूरा मेस जो है क्रिएट किया गया है, जो एक तरह की मोनोपोली ढोपोली जो है जो क्रिएट की गई है, उसे आप पूरे देश में देखिए, अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, किसी का कोई अस्पताल में है, किसी की प्रेगनेंसी है, किसी को विदेश जाना था, किसी के लाखों का कारोबार का नुकसान है, किसी को अस्थियां लेके जाना था, कोई तड़पते हुए अपने सामान की बात कर रहा है तो कोई खिड़की पे जाकर उसको पीटता हुआ नजर आ रहा है। और एक फॉरेनर जो कि फ्रांस से थी वो तो खिड़की पर ही चढ़ गई। तो ये देखिए कैसे एक तरफ पुतिन जब आए हुए तो दूसरी तरफ कैसे भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है? नरेंद्र मोदी की वजह से। इस सबको लेकर शशि थरूर खासतौर पे उनके जिस तरह से उन्हें बुलाया गया उसको लेकर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। कैसे इसको आप देखते? ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया, और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे? तो आप उनसे पूछिए, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया, और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट को लेकर सर काफी अफरा-तफरी मची हुई है, तमाम पैसेंजर हजारों जो राहुल गांधी पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि मोनोपोलीज और डिओपोलीज, जहां एकाधिकार हो किसी सेक्टर में, किसी एक कंपनी का, एक उद्योगपति का, या एट द मोस्ट 2 का, तो वहां यही स्थिति होती है। जो अंत में शिकार बनता है वो उपभोक्ता बनता है, जैसे कि आज हम सब इंडिगो के जो यात्री हैं वो बन रहे हैं। सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी मची हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज जाना चाह रहे हैं वो नहीं जा पा रहे, लोगों वाकई त्राही मची। क्या ये कोई आपको लगता है ये साजिश है या टेक्निकल फॉल्ट? हम तो विपक्ष में हैं, सरकार से पूछिए कि आप ये भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। 92% जो एयरलाइंस का शेयर है ये 2 प्राइवेट कंपनीज के पास है, इंडिगो और टाटा, उसमें से 64% इंडिगो के पास है। आपने एकाधिकार तो बनने दिया ना, तो अब क्या कर रहे हैं आप बताइए, सॉल्यूशन दीजिए। सुरक्षा, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस आई थी अहमदाबाद एयर डिजास्टर के बाद, आज वो गाइडलाइंस दबाव में आकर वापस लेनी पड़ी सरकार को। एक कंपनी के आगे घुटने टेक देना सरकार को क्या शोभा देता है? सर, जिस तरह से विजिट जो चल रही है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस विजिट से? खासतौर पे विजिट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करें। तो आपने सुन लिया यहाँ पर पवन खेड़ा को, और अंतरात्मा की वो बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बुलाया उनका भी कमाल है और जो गए हैं उनका भी कमाल है। तो अब साफ तौर पे लग रहा है कि किसी भी वक्त अंतरात्मा की आवाज जो है वो शशि थरूर सुन सकते हैं, और जिस तरह की वो लगातार जो प्रो पावर बात करते हुए या प्रो बीजेपी बात करते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं, वो अब किसी से ढका छिपा नहीं है, ये साफ तौर पर खुलकर हमारे सबके सामने है। आज 6 दिसंबर भी है, 6 दिसंबर 1992, सबको याद ही होगा आज जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और उसके बाद से ही पूरे देश की सियासत
हमेशा के लिए बदल गई थी। और आज भी आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर आप उनका ट्विटर हैंडल जाकर देखेंगे तो वो किस तरह की वीडियोस वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। आज मैं बात ही इसलिए कर रही हूं, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि भी है। उनको आज श्रद्धा सुमन जो है वो पेश किए, आज उनको श्रद्धांजलि दी आज मोदी जी ने। और उसी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिस तरह की वीडियो पोस्ट हो रही हैं, तो ये जो संविधान के नाम पर, सबके नाम पर जो ये ढकोसला और ये ढोंग है, उसकी पोल भी खुलकर सामने आती है कि एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि 500 साल की गुलामी से आजादी मिली, एक मस्जिद को जब कार सेवकों ने, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली उसके बाद उसको शहीद कर दिया गया, और जो फिर उसके बाद पूरे देश भर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए और कितने लोग जो हैं वो विस्थापित हुए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और क्या कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और दूसरी तरफ वही मोदी जी और उनकी पार्टी है वो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये दोगला जो रवैया है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आता है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर के राय जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट भी हैं वो, और लग रहा है उनकी यहाँ लाइट चली गई है। राय साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, खासतौर पर पुतिन के आने पर शशि थरूर को जो बुलाया गया है, सबको आप कैसे देख रहे हैं? जी हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी किससे मैम पूछ रही हैं? आपसे पूछ रही हूँ जी, आपसे। देखिए ना, अच्छा सॉरी, हमारे यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था इसलिए बात सुनाई पड़ी। जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं 6 दिसंबर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के उस बयान का जिक्र करूंगा जिस पे उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जो हुआ वो भारत के संविधान के इतिहास का सबसे काला दिन था। और हुआ ये कि राज सत्ता के समर्थन से और देश के सारे अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। 6 दिसंबर इसलिए चुना गया कि 6 दिसंबर को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो बोधिसत्व थे, भारत रत्न थे, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनको हम याद करते, उनकी पुण्यतिथि थी। उनके यादगार को मिटाने के लिए सांप्रदायिक हिंदुवादी तत्वों ने उस मस्जिद को गिराने का ठेका लिया। और आज देखिए कि पीएमओ का सबसे बड़ा अफसर जो था वो मंदिर निर्माण की कमेटी का अध्यक्ष है। 3000 करोड़ रुपया उनके पास है। मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटित हुआ, उस पर झंडा लगाने का एक अलग कार्यक्रम हुआ, लेकिन लोग भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी एक जगह दी थी। लोग भूल गए कि किसी भी मुसलमान से पूछने की आपने कभी वहां वजू किया, कभी अजान दिया, कोई मस्जिद वहां देखी? तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है 2014 से के बाद का हिंदुस्तान का, कि मस्जिद वाली जगह पर आप भव्य, दिव्य, अलौकिक क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करके मंदिर का निर्माण करते हैं। और जिस मस्जिद को शहीद किया गया उस मस्जिद की संग बुनियाद भी आज तक नहीं पड़ी। वो बंजर धरती अभी भी 35 किलोमीटर दूर अयोध्या के सुनसान में पड़ी हुई है। उसके बरक्स आप देखेंगे कि इस देश में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जो सिस्टम हमने इंग्लैंड से लिया, उसमें शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता, और इस रवायत को सबने पालन किया। और इस मुल्क में कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ने तो जरूर से ज्यादा पालन किया, यहां तक किया कि चीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस देश की आन बान शान जो है ताक पर रखी है, कि परीक्षा की घड़ी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी आप जाइए, आप ही बचा सकते हैं। कोई कह सकता है? उसी अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी आज क्या कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी गए क्योंकि नेहरू से उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी थी, नेहरू को सुना था, नेहरू को समझा था, और नेहरू के मरने पर उन्होंने कहा कि भारत का सूरज ही आज डूब गया, जमहूरियत का सूर्यास्त हो गया।
यहां तक कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, कोई विदेशी डिग्नेटरी आता था सुषमा स्वराज के यहां भेजा जाता था कि आप इस मुल्क के अपोजिशन के लीडर से भी मिलिए। आज बेशरम जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड रखने वाली, जिसके बीबी के रहस्यमय मौत के समय अगर कांग्रेसियों ने साथ न दिया होता सुनंदा पुष्कर वाले मामले में, तो ये पता नहीं किस मुल्क के जेल में सड़ रहा होता। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जिनको मिट्टी से आफताब बना दिया, जिनको जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया गया, चाहे वो ये हमारे ये अभी नाम जिसका लिया, क्या इसका नाम ले, गुलाम नबी आजाद, माधवराव सिंधिया के लड़का माधवराव सिंधिया की मौत के बाद बेटा बना लिया था सोनिया गांधी ने, और उसके घर में कोई जांच नहीं होती थी। जगदम्बिका पाल ये सोचे कि हम भाजपा के मालिक बन जाएंगे और भाजपा के करिंदे भी नहीं हो गए, चौखट के चौकीदार भी नहीं बन पाए, वहां चिलम बनने का काम करते हैं ये सारे लोग। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिसकी जर्रा नवाजी करते हैं, जिस जर्रे को आफ्ताब बनाने की कोशिश करती है अपने खून पसीने से, वो पीठ में छुरा भोंकने के नेहरू परिवार और गांधी परिवार के कर रहे हैं, और कांग्रेस के वसूल और उसके आइडियोलॉजी के साथ करते हैं। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने नहीं बुलाया। वो बुलाते तो एक पुतिन से हमारे राहुल गांधी की मुलाकात, जी, अरे हेड ऑफ द स्टेट से राहुल गांधी की मुलाकात हो गई। जितने भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ प्रीमियर्स हैं, जिनकी मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में, सबके कान में खबर पहुंच गई कि भारत में अपोजिशन का एक ऐसा लीडर है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर के नींद में सुराग कर देता है। एक डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर अपने अपोजिशन के लीडर को बुलाने से डर रहा है, और ऐसे में शशि थरूर का वहां जाना, शशि थरूर इसलिए भी जाते हैं मैडम कि तिरुवनंतपुरम में किसी भी कीमत पे जीतने नहीं जा रहे हैं। पूरी की पूरी माइनॉरिटीज, खास तौर पे कैथोलिक चर्च और मुस्लिम माइनॉरिटी इनके खिलाफ है, इनके सांप्रदायिक बोल और सोच के कारण, और ये हिंदू वोटों की सौदागरी करने के लिए ये मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के चौखट पे कव्वाली गा रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पास सारे दुनिया में भ्रम फैलाने की कोशिश किया कि मैं यूनाइटेड नेशंस में लगभग जीत गया था। तुम नहीं जीते थे, कांग्रेस ने जीत के उस मुहाने तक तुमको पहुंचा दिया था, और भाजपा और अमेरिका ने तुम्हारे पीठ पे लात मार के तुम्हें हरवाया। नहीं तुम सेक्रेटरी जनरल होते, तुम यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ पाए वो कांग्रेस के सपोर्ट से पाए जी, और तुम तिरुवनंतपुरम के सारा माइनॉरिटी तुम्हारे खिलाफ, कैथोलिक चर्च तुम्हारे खिलाफ, तुम हिंदुइज्म की ताकत से भी पार्लियामेंट, क्योंकि अभी भी केरल का जो मिजाज है, केरल की जो राजनीतिक समझदारी है, अभी सांप्रदायिकता को अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपना छोटापन दिखाया, उसमें मेरे बड़े काबिल दोस्त, अभी फोटो मुझे दिखने लगा साकिब भाई का और भाई साहब का। जी बिल्कुल, मैं उनके पास फिर भी अपनी जाऊंगी। बात रखूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी राय साहब, और मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव भी जुड़ गए हैं और फरहान शफीक भी जुड़ गए हैं। संदीप जी भी दिख रहे हैं जी, तो दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर संदीप, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल अगर अभी हम बात करते हैं, क्योंकि मैं बात कर रही थी कि आज 6 दिसंबर भी है, और बहुत बेमानी होगा कि अगर हम तमाम इश्यूज की बात करें और उसकी बात ना करें, इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज हमने देखा कि अभी बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी आज पुण्यतिथि भी है, बाकायदा तौर पर उनको श्रद्धांजलि और सब कुछ उनको दी गई है, वो सब भी हमने देखा। लेकिन उसी बीजेपी
के ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देखेंगे तो जिस तरह की वीडियो पोस्ट की गई है कि 500 साल की गुलामी से आजाद कार सेवकों को का जो है पूरा जिस तरह से उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, मस्जिद के शहीद किए जाने का जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, एक के बाद एक ट्वीट और वीडियोस जो है वहां शेयर की जा रही है और ये बताया जा रहा है और फिर ये बताया जा रहा है कि अब देखिए राम मंदिर बन चुका है और फिर ये बताया जा रहा है कि कैसे अब देखिए उस पर झंडा जो है वो फैलाया गया, ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसी वही बीजेपी वही मोदी जो है वो संविधान की, लोकतंत्र की, उस सब की दुहाई भी देते हैं, उनके सिद्धांतों की भी बात करते हैं। तो ये दोगला चरित्र है ही और दोगला रवैया इसी पार्टी का, इसी हमारे मोदी जी का इस पे भी नजर आता है जब वो ये बात कर रहे होते हैं कि एक तरफ वो पुतिन और इस सबको किस तरह से उनका वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी लोकतांत्रिक निजाम में है वो एक नेता जो है अपोजिशन के लीडर उनको इनवाइट तक नहीं करते हैं, शशि थरूर को इनवाइट करते हैं। ये कहां जा रहा है देश? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये कौन से नियम है जिनका पालन किया जा रहा है? ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है? जी डॉक्टर संदीप, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं, या तो आप रीज्वाइन कर ले मेरे ख्याल से और मैं इतने शकीब के पास चले जाती हूँ। शकीब, अगर आप इसका जवाब दे सके तो। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है केके राय सर को और संदीप सर को इस वक्त शाम के 5 बजे वाले डिबेट में। आमतौर पे हम लोग दोपहर के 1 बजे बैठते हैं एक साथ, तो केके राय सर को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। भारत, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे कहा कि मेरा अजीज दोस्त की मुझे दिखा है स्क्रीन पर, बड़ी जरा नवाजी आपकी। आपका सवाल बुशरा पे ये है कि देखिए, ये व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, मौजूदा प्रधानमंत्री जो इस देश का है, वो दरअसल एहसास कमतरी का शिकार है और कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सुपीरियोरिटी का हो या इंफीरियोरिटी का हो, होता खराब है। आदमी को बैलेंस रहना चाहिए। ये आदमी, इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं गोदी मीडिया वाले या इसके जो चेले चपाटे हैं कि भाई इनको एक होता है हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा देना। तो ये चने के झाड़ पे तो इनको मीडिया वाले चढ़ाते रहते हैं, लेकिन इनकी असलियत इनको खुद भी पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है अगर 2 मिनट के लिए, तो ये उनकी मुंह से जबान जो है, इनकी जबान बंद हो जाती है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कई घंटों बिना टेलीप्रॉम्प्टर के किसी भी टॉपिक पर वो बोल सकते हैं और लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रैंडम लोगों के सवाल दे सकते हैं, उसके जवाब दे सकते हैं। तो आपने देखा कि गोदी मीडिया में, पहले तो गोदी मीडिया ने इस देश की बेइज्जती कराई। उनके जो एंकरनियां बैठे थे, उन्होंने सवाल करने की कोशिश की कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश से, रूस से मित्रता ज्यादा बढ़ी। उनको लग रहा होगा कि पुतिन साहब जो है महामानव का नाम ले लेंगे, लेकिन उन्होंने तो समझा दिया उनको एक ठिकाना लगा करके। तो ये इनके चेले चपाटे भी ऐसे ही इन्होंने पाले हुए हैं और ये खुद तो है ही। थरूर साहब के बारे में लगातार चर्चा है कि थरूर साहब जाएंगे भाजपा में, जाएंगे भाजपा में। देखिए, इनके साथ में मसला ये है कि सुनिंदा पुष्कर वाला भी एक मामला है जिसकी गाज भी इनके ऊपर गिर सकती है। हो सकता है कि इनको भी जांच के घेरे में ले लिया जाए। तो अब इनको ये लगने लगा है कि कहीं वो उस घेरे में आने से बचने के लिए अब यही एक मोदी शरणम गच्छामी एक उपाय है, तो इसलिए वो बार बार इशारे भी दे रहे हैं। और जो केके राय सर कर रहे हैं कि जहां से ये जीत के आते हैं तिरुवनंतपुरम से, वहां की जो मकामी आबादी है वो बहुत बड़ी संख्या में अब इनके खिलाफ है, इनके एटीट्यूड के खिलाफ है, इनकी एलिटिज्म के खिलाफ है। तो और ये आदमी, इसीलिए इनको लगता है कि थरूर साहब आएंगे तो शायद मेरा मतलब उनको ये लगता है कि थरूर साहब अगर पुतिन के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरे पक्ष में ही बैटिंग करेंगे, या वो विदेश नीतियों की तारीफ करेंगे या मोदी जी की तारीफ करेंगे। राहुल गांधी से वो मुमकिन नहीं है। हालांकि राहुल गांधी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं बात करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें, ऐसे मुद्दे उठा दें जिससे इनको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगे, ये असहज हो जाए। कल भी जैसे कि सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि इनके पास अभी इनकी बातचीत के दौरान भी, अगर ये रूम में बातचीत कर रहे हैं हैदराबाद हाउस में बैठ करके, तो ये 2 ही लोग हैं, लेकिन तीसरा एक ट्रंप है जिसकी छाया इनके ऊपर है और वो छाया से निकल नहीं पा रहे हैं मोदी जी। तो तेल को लेकर के भी उन्होंने बताया कि भाई रूस चाह रहा है कि आप सस्ता तेल हमसे लीजिए, लेकिन इन्होंने तो कमिट कर दिया है। सी फूड्स जितने हैं
उधर के जो झींगा की का बहुत बड़े पैमाने पर जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है उधर आंध्र प्रदेश वगैरह में, उस पर टैरिफ की सबसे ज्यादा मार अगर कोई भुगत रहा है तो वो टीडीपी का वोटर्स जो है वो भुगत रहा है, वहां उनको उससे भी खतरा पड़ा हुआ है। तो दरअसल जी। ये कुछ ना कुछ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और राहुल गांधी वो चीज कामयाब नहीं होने देते। शायद राहुल गांधी कुछ और नए सवालों को क्रिएट कर सकते थे। राहुल गांधी और बेहतर तरीके से, मतलब इनको ये लग रहा था कि राहुल गांधी कहीं ऐसी कोई बात ना बोल दे कि फिर हम ट्रंप के सामने बेइज्जत हो जाए। जो अंकल सैम जो यूएस में बैठे हैं, व्हाइट हाउस में बैठे हैं, अंकल सैम के सामने इनकी किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो अंकल सैम के अजाब से या कहिए कि उनके तांडव से बचने के लिए इन्होंने राहुल गांधी को पुतिन के सामने नहीं किया। ये ठीक है, है, ये मैं आपके पास लौट रही हूँ संजीव सर आगे। बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौट रही हूँ और मैं डॉक्टर संदीप को शामिल करूंगी। डॉक्टर संदीप, आप कैसे देख रहे हैं ये हम 2-3 दिन से, एक तो पूरे देश में जिस तरह की इमरजेंसी है कि जैसी सिचुएशन है, लगातार जो देश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है वो सबके सामने है। शशि थरूर जो है वो जो कुछ कर रहे हैं, उनको जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो भी, और उसके साथ साथ 6 दिसंबर, ये तमाम चीजों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। शकीब, आप अपने आप को जरा म्यूट कर लें प्लीज। जी जी बुसरा जी, देखिए ऐसा है कि ये जो शशि थरूर है वो एक्सपोज हो गए हैं। ये मसला बेसिकली एक पार्टी का नहीं है, एक इंडिविजुअल का है। एक इंडिविजुअल जो अपने को बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल के रूप में खोज करता था, वो एक्सपोज हो गया है। देखिए, आप राजनीति में आते हैं तो अपने नफे नुकसान तो होते हैं जो होते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज है ना बुसरा जी, जो आपकी मतलब राजनीति में आने से पहले एक क्लैरिटी आ चुकी होती है आपको कि करना क्या है, आप चाहते क्या, आप सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, या फिर लेफ्ट या राइटिस्ट हैं, या फिर आप सेंट्रिस्ट हैं, तो आपको तय करते हैं। अच्छा, वो सब चीजें जो हैं वो नेचुरल होती हैं, वो लीनिंग होती है, जो आपका दिल और आपका दिमाग मिल के तय करते हैं। वो कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि लगा दिया रातों रात आप लेफ्टिस्ट से राइटिस्ट हो जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग बहुत सम्मान देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने शुरू किया था अपना करियर लेफ्टिस्ट के रूप में, और एक सच्चा लेफ्टिस्ट कभी राइटिस्ट हो ही नहीं सकता है। भारत रत्न दिया गया उसको। इन सबों ने सांप्रदायिक राजनीति की है इस देश में, ये और लाल कृष्ण आडवाणी, इन सबों से निकृष्ट कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। इन दोनों का कोई एक तरह से सम्मान के पात्र नहीं। दुर्भाग्य है कि भारत रत्न मिला है इनको, ज्योतिबा फुले को नहीं मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु थे। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो मेरा कहने का मतलब यह है ना कि शशि थरूर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ये पिछले चुनाव में वो हारते बचे थे, बीजेपी का जो कैंडिडेट था उनको हराते रह गया था। पहले ही उनकी जो जमीन है वहां पे कमजोर है। और ये है कि शशि थरूर इतनी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताब मेरे पास भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग थोड़े से नफे और नुकसान के लिए, जैसे इनका व्यक्तिगत जीवन में तो तमाम कंट्रोवर्सीज रही हैं। हालांकि मैं इस तरह के व्यक्ति नहीं, व्यक्तिगत जीवन को अलग कर लूं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन भी कहीं ना कहीं बताता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सुनंदा पुष्कर का मसला था, तमाम शादियों के कंट्रोवर्सीज का मसला रहा हो। दूसरा, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, एक आईपीएल में टीम बनाई थी, कंपनी बनाई थी बेसिकली, उसमें ये कंट्रोवर्सी में थे। इन्होंने शिवलिंग पे बैठा हुआ बिच्छू कहा था मोदी जी, शिवलिंग पे बैठा हुआ बिच्छू, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इन्होंने इनके जब ये लगातार मंत्री रहे तो कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई। पर्सनल जीवन में देखा ही आपने कि कितनी सारी चीजें हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि इनको बीजेपी फंसा देगी, इनका वॉलंटरी एक डिसीजन है, ये बहुत पहले तय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कांग्रेस में है। औपचारिक तौर पर ये बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि देखिए बुसरा जी, हम इस तरह के, देखिए किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केरल में चुनाव में बड़ा मुद्दा था। केरल में करीब करीब मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन जो है वो तीनों एक बराबर है। 33 एक हिंदू, 34% है, 34-35% तीनों बराबर है। और तीनों का बड़ा है, नॉर्थ केरला जो है वो मुस्लिम डोमिनेंस का है, और ये जो आपका सेंट्रल केरला है वो क्रिश्चियन लोग हैं, और सेंट्रल केरला और इधर जो किनारे का केरला है उसमें हिंदू। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो एक्सट्रीमिज्म की धर्म के नाम पे राजनीति कौन करता है? जो कायर है, कमजोर हैं, जो सत्ता में हर तरह से आना चाहते हैं,
क्योंकि ये सब राजनीति के लूप होल्स हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि राजनीति में आपको तमाम तरह की चीजें मिल जाती हैं जिसमें आप लोगों के सेंटिमेंट्स हो जाएगा। ये तो बहुत आसान काम है कि आप जैसे मस्जिद में ले जाइए और सुअर फेंक दीजिए, मार के उसका मांस फेंक दीजिए, हिंदू के मंदिर में गाय का फेंक दीजिए, दंगे होंगे, ये सब सामान्य बातें। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स करता कौन है जिसको, जो समाज में या समाज को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रजब तैयब एर्दोगान, जो तुर्की के एक तानाशाह माने जाते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने वहां पे एक चर्च था बहुत पुराना, हेजिया सोफिया, उसको उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो जहां जो डोमिनेंस में है ना, यही सब गलत काम करता है। जैसे अब बाबरी मस्जिद ढहाया गया, तमाम तरह की चीजें, इसको बहुत पीसफुली भी आप कर सकते थे। एक मंदिर मस्जिद में पूजा करने से, धर्म बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। पूरा भक्ति मूवमेंट जो था ना, वो यही कहता था। जो महान एक से एक बेहतरीन जो संत कवि थे, वो यही कहते थे कि भगवान तो तुम्हारे हृदय में रहता है। जो सूफी पोएट्स हैं, वो भी इस्लाम में यही कहते थे कि आपको बहुत मस्जिद पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। अजान देने से जो अल्लाह है आपके, मतलब वो अल्लाह आपके भीतर नहीं होगा अगर आप पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। तो मसला ये है ना कि ये लोग राजनीति करके छोटे मोटे फायदों के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस तरह का काम करते हैं, जहां विचारधारा इनके लिए सेकेंडरी हो जाती है। तो विचारधारा, मुझे लगता है शशि थरूर जो है वो एक्सपोज हो गए। कांग्रेस को इस तरह के बैगेज को नहीं ढोना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये मसला है, मेरा इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी किरकिरी हो उससे उन्हें बचना चाहिए और इस तरह के लोगों से तुरंत छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि जहां बिलोंग करते हैं वहां जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, और ये ढोंग जो है वो खत्म होना चाहिए कि आप इधर भी हैं, आप उधर भी हैं, और आप दोनों तरफ जो है वो रहना चाहते हैं, दोनों तरफ की मलाई आप खाना चाहते हैं। आप जब इधर कंफर्टेबल हो जाए तो थोड़ी इधर की बात कर दिए, थोड़ी इधर की बात कर दी, लेकिन अभी फिलहाल वो ये बैलेंस भी नहीं बना रहे हैं। वो जो है वो पूरा खुलकर वो बता रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस खुद उनको निकाल दे, ताकि वो एक विक्टिम कार्ड खेले और उसके बाद उसका पूरा का पूरा फायदा वो उठाएं। ये उनकी पूरी तरीके से कोशिश है और ये साफ दिख भी रहा है। अभी इंतजार है कि कांग्रेस ऐसा कब करती है। अभी मैं देख रही थी राय साहब की हुमायूं कबीर जो है, उनका जिक्र पूरे गोदी मीडिया में जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है। और आज उन्होंने वहां पर मस्जिद की, बाबरी मस्जिद के नाम से उन्होंने वो ईंट भी उन्होंने आज रख दी, उसकी आधारशिला भी उन्होंने रख दी, बड़ा उन्होंने प्रोग्राम भी कर लिया। मैं जो एक एनआई जो प्रोपेगेंडा जो पूरी की पूरी है, न्यूज एजेंसी, उसको मैं देख रही थी, उसको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा और कोई खबर ही नहीं है। अगर 4 लोग भी ईंट लेके चल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि देखिए क्या किया जा रहा है, और तमाम जो मीडिया चैनल्स है उसमें इसकी बात की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अब प्रिटेंस भी नहीं है? लोगों को पता है कि कोई भी जहां कहीं भी चुनाव आने वाला होगा, वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बगैर बीजेपी जीत नहीं सकती है। उसे कोई ना कोई एक मोहरा चाहिए होता है, और वो मोहरा उन्हें इस बार हुमायूं कबीर के नाम में मिल गया है। तृणमूल कांग्रेस ने निकाल भी दिया है, लेकिन फिर भी दीदी के नाम पर यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लोग क्या इससे भ्रमित होंगे? क्या आपको लग रहा है कि बंगाल का ये चुनाव आने वाला अब तक का सबसे ज्यादा कम्युनल इलेक्शन होने जा रहा है? और ये भी कि एसआईआर के बाद भी बीजेपी को ये साफ तौर पर ये पता है कि वो वहां जीतने नहीं जा रही, तो उसने तमाम अपने घोड़े जैसे बिहार में खोले थे, वही सब वो बंगाल में करने जा रही है और कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। और ईंट की पूजा करने वाले और ईंट के जरिए राजनीति करने वाले का असर हमने उत्तर प्रदेश में देखा। इसके बड़े चहेते नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी के, और इलाहाबाद से थे मुख्तार अब्बास नकवी, और अयोध्या में वो ईंट रखे थे, और उस ईंट के बनते उनको रामपुर में इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला, मऊ में टिकट मिला, और राज्यसभा में गए, मंत्री बने। और कितने हजारों ईंटों के नीचे अब उनको दबा दिया गया है कि उनके वजूद का पता नहीं। बिहार में वही हालत जो है वो शाहनवाज आलम साहब का कर दिया है, हुसैन का कर दिया है। तो ये लोग यूज एंड थ्रू वाली पॉलिटिक्स करते हैं। इन्हें कब तक किसकी जरूरत है? वही हाल केरल वाले इस नेता की भी है जो उछल कूद कर रहा है राहुल गांधी के सामने, मोदी जी के सामने। मेरा सवाल मुझे तो उस हुमायूं कबीर की, हिंदुस्तान का एक माने हुए शिक्षा मंत्री थे, शिक्षाविद थे,
और जॉर्ज फर्नांडिस के वो ससुर भी होते थे और जस्टिस अल्तमिस कबीर के पिता थे, और ही वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, जैसे अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग, देखिए बंगाल में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स जैसे केरल में नहीं हो सकता, वैसे बंगाल में भी नहीं हो सकता। बंगाल ही एक ऐसा तनहा प्रांत था है जहां पर सिखों इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सिख एक गुरुद्वारे पर हमला नहीं होने पाया था, एक सिख की दुकान नहीं लूटी गई थी। ज्योति बाबू वहां पर थे। ज्योति बाबू ने कहा कि एक भी सिख, बंगाल की जो रवायत है हिंदू मुसलमान सिख सबके यूनिटी की, उसमें अगर एक भी गुरुद्वारे पर पत्थर पड़ा तो उसको बंगाल की खाड़ी में मैं फेंकवा दूंगा, जो जो ऐसा करेगा। और उसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद भी बंगाल दंगे से मुक्त रहा। बंगाल जब बांग्लादेश की लड़ाई हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ, तो करीब 1 करोड़ शरणार्थियों को बंगाल ने, जो बंगाल की जो कौमी एक जो कंपोजिट कल्चर था, ये जाने बिना कि 90% उसमें मुसलमान थे, उन्होंने बंगाल की धरती पर स्वागत किया। और इसलिए किया कि एक बगल का देश एक स्वाधीनता संग्राम के बाद आजादी की सांस ले रहा है। सारी कोशिशें इन्होंने कर ली, इनके पास एक नेता नहीं, भाजपा का बंगाल में एक भी नेता नहीं बचा। जो कुछ बचे हैं वो टीएमसी को से छोड़े हुए जो दलाल, भ्रष्ट, चोर, जैसे महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का जो आरोपी है वो वहां का डिप्टी सीएम बना, जिसको ये चक्की पिसवा रहे थे जेल में। तो बंगाल में तो ये बंगाल में केवल और केवल इनकी मदद ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहा है एसआईआर के जरिए। उसमें ममता जिस तरह से लड़ी, और पहली बार ऐसा हो रहा है, ममता के कदम को सीपीएम विरोध करती है, कांग्रेस नहीं पसंद करती है, लेकिन इस बार एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ममता की लड़ाई और टीएमसी की लड़ाई और बंगाल के आवाम की लड़ाई, ट्रेड यूनियन और किसान संगठन की लड़ाई में सीपीएम भी है, वामफ्रंट भी है, अन्य वामपंथी दल भी है, सीपीआईएमएल भी है और कांग्रेस भी है। तो एक बड़ी लड़ाई का एक बड़ा मोर्चा वहां बना हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो मुझे अगर आप 10-20 सेकंड दे तो मैं बताऊं, जो भारत के लिए बहुत शर्मनाक है कि भारत के संविधान में की एक धारा है, अनुच्छेद 79 यह कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे संसद का अंग, अभिन्न अंग है। और राष्ट्रपति जब कोई किसी राष्ट्राध्यक्ष को का विदेश से आए हुए राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करता है, तो कम से कम उस राष्ट्रपति का जमीन, उसकी आत्मा इतनी गिरी और बिकी न हो जितनी द्रौपदी मुर्मू जी की है। अभी एक फोटो आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, राष्ट्रपति पुतिन खड़े हैं, एक तरफ ये खड़े निश्चित करें, ये ऐसे खड़ी है जैसे कोई दुभाषिए को खड़ा किया गया हो, कि प्रधानमंत्री गुजराती बोलेंगे तो रूसी में बात करेंगे, वो रूसी बोलेगा तो गुजराती में केम छो कोई व्यक्तित्व नहीं। अभी भारत रत्न देने गई थी ये अडवाणी जी को, तो अडवाणी जी और मोदी जी बैठे तो ये मैडम खड़ी थी। पार्लियामेंट इनका, पार्लियामेंट का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन, उनको पूछा भी नहीं गया। ये दुर्भाग्य कि इस देश का, जिसके बारे में जो गवर्नर साहब अभी मर गए, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं किसे को बुलाऊंगा, किससे मिलूंगा, किससे नहीं मिलूंगा, ये पीएमओ तय करता है। तो भारत का राष्ट्रपति तो ऐसा होना चाहिए ना, जैन सिंह की तरह ही हो कि एक बार राजीव गांधी के भी को हिला के रख दिया था, उन्होंने कहा आई विल सैक द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव द पावर टू सैक हिम। और एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट का जमीर ऐसा होना चाहिए जो संविधान को बिल्कुल तलवार की तरह से समझे। इतना 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 कमजोर राष्ट्रपति जिस देश में हो, उस देश की कोई राष्ट्रीय पहचान बताइए। ये आप पुतिन को बुला रहे हैं, आप इनको नहीं आपको कौन पूछ रहा है? आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आया, इस देश के ऊपर, इस देश पहलगाम में हमला हुआ,
ना आपको गरीब पड़ोसियों ने भी आपका साथ छोड़ दिया, लंका ने साथ नहीं दिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। और जब आपके डेलीगेशन गए जिसमें हमारे पगड़ी बांध के गए थे हमारे ओवैसी साहब, पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद लगा रहे थे किसी, और ये अपना शशि थरूर, हर जगह लोगों ने पूछा कि हम कंडेम करते हैं इस आतंकी हमले का, लेकिन पहले बताइए कि उन 24 लोगों की हिफाजत का क्या इंतजाम वहां हुआ, वो न मारे जाए इसके लिए कितने सिपाही पुलिस और पारामिलिट्री आपने रखा था, कोई जवाब नहीं था। बाद में यह गाना गाने लगा था वो एयरपोर्ट पे बैठ के, आपको याद होगा कि इंडियन डेलीगेशन को यह गाना सुना रहे थे। पूरे बिल्कुल। दुनिया में हमारी आप बिल्कुल शिक्षा नेता, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, और ये आपने बहुत हकीकत है जो आपने बयान की है, खास तौर पर जब हम राष्ट्रपति हाउस की बात करते हैं, उनकी जो मर्यादा है वो लगातार जिस तरह से गिरी है, और यही नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तमाम इस तरह की जो बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब का क्या हाल है वो सब भी हमारे सामने है। और ये भी खबर है कि रूस को तकरीबन 10 लाख मजदूरों की जरूरत है, और पुतिन जो है वो इस तरह की कोई डील करने की है उन्होंने या आगे करेंगे। तो ये भी आप देख लीजिए कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें भारत से क्या चाहिए। और हालांकि वो सस्ता तेल देना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है भारत ले नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो कहीं और डील कर ली है, और उसमें दिखाया क्या जा रहा है वो सबके सामने है। क्योंकि एक देश का अगर अध्यक्ष आया है तो ये जानने का तो पूरे देश को हक है ना कि वो आए हैं तो हमसे उन्होंने क्या लिया और हमें उन्होंने क्या दिया, हमें क्या फायदा हुआ। जो हमने 2 दिन की आवभगत में जितने पैसे खर्च किए टैक्स पेयर के, उसके बदले में एक आम जनता को क्या मिलने जा रहा है, ये सब तो पता होना चाहिए, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए मोदी जी, देखिए उतर गए, देखिए आ गए, प्लेन से उतर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, इतना ये मीडिया बनकर रह गया है हमारा। अगर सबसे ज्यादा मोदी के अलावा किसी को अगर कटघरे में खड़े करने की जरूरत है, इक्वली खड़े करने की जरूरत है, तो वो हमारे देश का मीडिया है जिसने इस देश के पतन की कहानी लिखी है। सवाल मेरा ये है डॉक्टर संदीप आपसे, और फिर मैं आपसे शकीब मैं आपके पास आ रही हूँ लास्ट में, कि सवाल ये है मेरा कि हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया, वो किस तरह से, किस मानसिकता से ग्रस्त थे वो जानते होंगे। उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल सबको जो है वो ताक पर रख दिया और नहीं बुलाया गया, शिकायत के बाद भी नहीं बुलाया गया सब कुछ। और क्या ये जो बाहर से लोग आए हैं, डिग्निटरीज आए हैं, क्या पुतिन आए, क्या इन सबको नहीं पता है कि क्या किया जा रहा है? वो भी देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। उनको भी लग रहा होगा कि मोदी तो मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं, शायद मुझसे ही सीख रहे हैं। वही तो है ना, पुतिन का मॉडल भी तो वही है कि मैं हूं और बस मैं हूं। तो लेकिन जो राष्ट्रपति का ऑफिस है, उस राष्ट्रपति के ऑफिस ने भी ये किया, उन्होंने भी नहीं बुलाया, यानी कि अब कोई फर्क नहीं रह गया है प्रधानमंत्री के ऑफिस और राष्ट्रपति के ऑफिस में। दूसरा जी देखिए ऐसा है कि रूस भी एक बहुत ही मैंने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, एक तानाशाही चल रही है। तानाशाही कहीं से भी ठीक नहीं होती है। पुतिन ने भी जो एग्रेशन दिखाया है, बिना मतलब का जो युद्ध कर रहे हैं वो यूक्रेन से, हालांकि अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका चाहता था कि रूस को कई तरह से डैमेज किया जाए और यूक्रेन को मदद कर रहा है, लेकिन रूस को भी इस तरह का एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था। रूस भी बहुत सारी चीजें पहले ही यूक्रेन का ले चुका है, जैसे वो डोनबास का इलाका, बहुत सारे इलाके क्रीमिया को ले चुका था, अब क्या पूरे देश को ले लोगे? तो ये एक्चुअली अलेक्सेई नवाल्नी जो विपक्ष के नेता थे बुसरा जी, उनको कई बार जहर दिलवाया गया, मारने की कोशिश की गई, अंत में मार ही दिया गया। हालांकि भारत ये जो मॉडल था साथी संचार ऐप का, जो भी नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि वो रूस और उत्तर कोरिया इसी तरह के देशों से प्रेरित है, मॉडल भी वही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इस तरह के व्यक्ति हैं, पुतिन जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रही बात ये जो विदेश नीति है, जहां से ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ कोई स्टेबिलिटी है नहीं। अमेरिका से संबंध खराब होता है, वहां एक्सपोज होते हैं तो यहाँ आते हैं, यहाँ एक्सपोज होते हैं तो वहां जाते हैं, कहीं भी कोई गंभीरता नहीं है। और रही बात जो ये नहीं बुलाना, ये नहीं बुलाएंगे। एक्चुअली ये लोग कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट लोग नहीं है। देखिए मीडिया का मैनेजमेंट जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एकदम खुली किताब की तरह होते हैं, और उनसे कुछ भी पूछिए वो साफ साफ एक्सप्रेस कर देंगे। हाँ, थोड़े गुस्से में बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, रूखा बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरे ईमानदार होते हैं, 24 कैरेट होते हैं।
मीठा बोलेंगे, करेंगे, गले मिलेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी पैर भी ऑफ कैमरा पैर भी गिर जाएंगे, पैर भी पड़ेंगे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई ट्रांसपेरेंसी का स्कोप ही नहीं है, उसके लिए स्पेस ही नहीं है। इतने काले कारनामों से भरा हुआ है सब कुछ कि वो अगर मिलने दे दिए, कहीं उसने कुछ बोल दिया राहुल गांधी से, तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा कि हम जो गुप्त डील कर रहे हैं वो सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। तो ये सब मॉडल तो आप भूल जाइए। और रही मीडिया, तो वो तो एक नेता अगर पार्लियामेंट में लेके चला जाता है कुत्ता, तो कुत्ता विमर्श शुरू कर देता है, जबकि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। वो जो उनका आईटी का प्रोफेसर था गुजरात का, 20 सालों से पीएमओ में काम कर रहा है उनके साथ, सीएम के रूप में, पीएम के रूप में, उसने जोशी और उसका साथी जो सहगल है, जो प्रसार भारती का चेयरमैन था, फिर एक लॉ कमीशन का मेंबर है, इन तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और आपको आश्चर्य होगा कि महादेव बेटिंग ऐप जो ऑनलाइन एक अवैध कारोबार है, कुकर्म चल रहा था, ये कुकर्म पीएमओ से कुकर्म चल रहा था। अब करेगा कोई डिबेट इस पे? कोई मीडिया में हिम्मत है? क्योंकि वही सहगल पैसा पहुंचाता था, वही सहगल व्हाट्सएप पे नैरेटिव भेजता था कि तुमको कुत्ते पे विमर्श करना है, तुमको हिंदू मुसलमान पे करना है, तुमको दिन रात इस पे करना है, उस पे करना है, इनको गाली देना है, उनको हाईलाइट करना है। तो ये सहगल, जोशी और तीसरा मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो भी है, ये लोग तीनों मिलके महादेव बेटिंग ऐप, हवाला का पैसा, गलत पैसा, काले धन को सफेद कर रहे थे। आप हिरेन जोशी और नवीन सहगल की आप बात कर रहे हैं, दोनों जी जी, नवीन सहगल और तीसरा भी एक नाम है जो लॉ कमीशन का मेंबर है। अब आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। 50,000 करोड़ का घोटाला, आप सोचिए। हाँ, हितेश जैन जी। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग जज बने, ऐसे ऐसे लोग जो जिंदगी भर कभी नहीं बन सकते थे, वकालत भी उनकी कभी कुछ चलती थी, क्या करते थे भगवान जाने। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, 20,000 2,000 करोड़ का तो उत्तर प्रदेश में कप सिरप का घोटाला हुआ, कोई चर्चा है मीडिया में? मैंने आज तक उसको इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ता हूँ मैं, बस छोटी छोटी खबरें आई थी, कहीं कोई हाईलाइटेड मेन प्रेस पे खबर नहीं। ये यूपीए रहता, यूपीए में तो झूठा घोटाला, जो 2G स्कैम था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक फर्जी आदमी ने, विनोद राय ने उसको शुरू किया, और उसके बाद उसको इतना हाईलाइट किया गया कि उसमें करीमोई, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी, एक बहुत ईमानदार राजनेता, पता नहीं आप मिले हैं कि नहीं राजा जी से, डी राजा से, मैं मिला हूँ व्यक्तिगत तौर पर, उनको जानता हूँ। वो नीलगिरी से सांसद होके आते हैं डीएमके से, शानदार आदमी, शानदार इंटेलेक्चुअल है, बेचारे सालों जेल में रहे, और इतना मलाइन किया गया। और हालत ये है कि अभी करप्शन हो रहा है, कोई खबर तक नहीं आ रही है, जबकि उन्हीं की सरकार थी, वही जेल में थे। अब आप सोचिए कि वो कितने ट्रांसपेरेंट थे और कितने ईमानदार थे, जबकि बाद में पता चला कि वो कोई घोटाला ही नहीं था। तो ये आप मान के चलिए कि अच्छा, वो घोटाला नहीं था, ये सिद्ध हुआ किसी सरकार में, इन लोगों की सरकार में, क्योंकि वो परसीव्ड एक मान लिया गया था कि इतना नहीं, इतने 1,000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि उसके स्पेक्ट्रम के दाम को बढ़ा के गिरा के बेचा गया था, ऐसा आरोप लगा था। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि कोई भी फ्रंट हो, पेपर लीक भारत में इस तरह की महामारी नहीं थी। आप समझ लीजिए, बेरोजगारी, कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख अकाउंट में दूंगा, ब्लैक मनी, अरे आरटीआई का एक्ट तुमने कमजोर कर दिया, तुमने लोकपाल की तो बात भूल जाइए, सब कुछ। तो कर क्या रहे हैं ये? कर ये रहे हैं कि हर तरह से जो लोकतंत्र की नींव है उसको कमजोर कर रहे हैं, और यहाँ की जनता को हर तरह से ठग रहे हैं। लेकिन जनता जो है खुश है, उसी का पैसा अगर 100 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख बनता है, उसमें 10,000 दे देते हैं। और जनता जो है, चूंकि मीडिया से रामराज्य दिखवाया जा रहा है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है, और उनको नशे में रखा गया है। पता नहीं ये नशा कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक विपक्ष शायद पूरा सामने से आके और इनका गिरबान न पकड़ ले। जी बिल्कुल, और वो कर तो रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है वो नाकाफी है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लास्ट में संक्षेप में शकीब आपका एक छोटी सी टिप्पणी मुद्रा जी, एक्चुअली बंगाल के बारे में, चूंकि बंगाल जो है ना, पार्टी सोसाइटी स्टेट है, वहां लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं। वहां जो बंगाल है, वहां कोई सर मैडम कम्युनिस्ट पार्टी का कोई बहुत योगदान नहीं था। बंगाल में कोई इस तरह का कम्युनल वायलेंस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक ना। वहां की जो कल्चरल एक इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से ये सब नहीं होता है, वहां नहीं होगा। और बंगाल में मुसलमान जो 27% है, भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान लक्षद्वीप में, उसके बाद कश्मीर में है, उसके बाद बंगाल में है, उसके बाद ये सब केरल में। अच्छा, जहां जहां ज्यादा मुसलमान है, ये कहते हैं मुसलमान रहेंगे, वहां के मुसलमान वो राज्य बहुत ही आगे हैं और बहुत ही बेहतर है। केरल का ले लीजिए, पेट्रो मनी जो आती है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ देश में, इधर उत्तर भारत में, एक तरह से कहा जाए भारत के मेन इंलैंड में, कश्मीर के बाद, उसमें 3 लोग बहुत थे, चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संताल।
और बंगाल ने हर मामले में लीड किया है देश को, हर मामले में। तो वहां इस तरह का कुकर्म इसलिए नहीं हो सकता है कि वहां जनता समझती है कि राजनीति की एक लक्ष्मण रेखा क्या उसको वो कभी क्रॉस नहीं करेगी, और वहां लोगों में ये संवेदनशीलता है, और वो उस कल्चर से आती है, वो सोशल अवेयरनेस से आती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस से आती है। जी बिल्कुल, आपने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही है, और जाहिर सी बात है आने वाला इलेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है बंगाल का, और बहुत कुछ वो आगे डिसाइड करेगा। लेकिन ये भी साफ है ये जो खेला बिहार में किया गया है वो बंगाल में करना नामुमकिन होगा, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। लास्ट कमेंट आपका शकीब। देखिए, बंगाल में जो ये हुमायूं कबीर वाला मुद्दा उठाया, हुमायूं कबीर असल में भाजपा का आदमी रहा है। 2019 का लोकसभा का चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से लड़ चुका है। तो अभी एकदम से उसको इतना एक्टिव कर दिया गया है, और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को लेकर के इतना एग्रेसिव मूवमेंट चला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ओवैसी की जो पूरी पार्टी है उसकी पूरी आईटी सेल को आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के पोस्ट आप उठा करके उनके देख लीजिए, जो उनकी आईटी सेल है उसमें आपको सिवाय बाबरी मस्जिद की चर्चा के और कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि इस देश का तमाम सेकुलर हिंदू और मुसलमान ये मानता है, और आज भी ये मानता है कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस था वो इस देश की किसी इमारत का विध्वंस नहीं था, वो इस देश की संवैधानिक ढांचे पर पहला हथौड़ा था। ये मेरा भी मत है, ये के राय सर का भी मत है, ये संदीप भाई का भी मत है, और ये बुशरा का भी मत है। यही इस देश की खूबसूरती, और ये तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो इंसाफ नहीं है, वो आस्था की बुनियाद पर दिया गया एक फैसला, वो हिंदू अधिनायकवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला एक फैसला है। ये सब लोग मानते हैं इस चीज को, और ये मानते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है कि लोग इस बात को मानते हैं कि नाइंसाफी हुई है और उसको एक्नॉलेज करते हैं। ऐसे लोग हैं अभी इस देश के अंदर में जो उसको जुबान भी देते हैं। तो अब ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आपने भी बिल्कुल सही कहा कि उनको ऐसे टूल किट चाहिए होते हैं जो उर्दू नाम वाले हों, मुसलमान दिखते हों, लेकिन वो काम उनका करें। अब मुर्शिदाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ज्यादा पॉपुलेशन है, वो जैसे बिहार में किशनगंज है उसी तरह से आप बंगाल में मुर्शिदाबाद समझ सकती है। तो मुर्शिदाबाद से जो पोलराइजेशन होगा उसका असर जो है वो पूरा जो है बंगाल पर, ये उसको लेकर के उसका फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन चूंकि बंगाल की संस्कृति या बंगाल का कल्चर आज भी ऐसा नहीं है, और आप बिल्कुल सही कहते हैं, बंगाल को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी बंगाल में क्राइम रेट जो है, खास करके रेप का मामला हो या स्नैचिंग का मामला हो, इस तरह के या कम्युनल इश्यूज हो, सांप्रदायिक दंगे हो, हिंदू मुसलमान की कोई बात हो, बंगाल में बहुत कम होता है। बहुत यही सबसे बड़ा रोड़ा है बीजेपी के रास्ते का, जो वो बंगाल में अपनी जमीन तलाश नहीं कर पा रही है। तमाम कुकर्मों के बावजूद बंगाल में उसको स्कोप नहीं मिल रहा है, और बंगाल में कोलकाता है जो पे लोग सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। मुझे तो खैर इस देश में अगर कोई शहर सबसे ज्यादा पसंद है मेट्रो सिटी या सिटीज में तो वो कोलकाता है। मैं कोलकाता पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वाकई इस देश में कोई एक ऐसा शहर है जहाँ कोई गरीब भूखा नहीं सोता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल एक ऐसा शहर, कोलकाता एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल सिटी ऑफ जॉय है, और आप वहाँ बहुत इंजॉय कर सकते हैं, फ्रीली बहुत इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अभी संदीप सर ने जो कहा कि कुछ लोग एकदम साफ साफ जैसे बोल देते हैं, तो मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी। लालू जी का एक याद आ गया जो उन्होंने रिपब्लिक भारत के एंकर को एयरपोर्ट पर बोल दिया था कि मार देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। बार बार उनसे शाहबुद्दीन को सवाल कर रहे थे, तो कह दिया था कि मार देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे यहीं पे। तो वैसे भी लोग इस देश में हैं, और शायद यही बातें जो हैं वो मीडिया को भी लगती है कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि एकदम मुंह पर उनकी बेइज्जती कर दें। राजीव त्यागी मुझे याद आ गए जब आपने कल गुल्लू कहा, स्वर्गीय आ जाते हैं जब उनकी शक्ल याद आती है जो उन्होंने कहा था कुछ तो मर्यादा रखिए सर। तो बंगाल में इन्होंने ये बंगाल को देखिए, बंगाली अस्मिता एक बड़ा मामला है, और ममता बनर्जी या बंगाल का जो स्थानीय राजनीति है उसमें जय बंगला जो नारा चलता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और वो जय बंगला का नारा जो है वो तमाम हिंदू मुसलमान के उन तमाम नारों को, चाहे वो नारे तकबीर हो या वो जय श्री राम का नारा हो, उन सबको सबोटाज कर देता है। बिल्कुल वो वहां बंगाली अस्मिता एकदम सामने आ जाती है, और शायद इसलिए इनके लिए इस IR के बावजूद इनको लग रहा है कि अभी भी मेरा स्कोप नहीं है, तो इसलिए ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों को प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको 2-4-10 करोड़ रुपए दिए गए हों कि तुम इस तरह की बयानबाजी करते रहो। मीडिया तो इनका है ही, मीडिया को लगा दिया गया है कि ये आदमी है, इसको तुमको फुल टाइम 24/7 कवर करना है, ये अनाप शनाप जो भी बकवास करे इसको स्पेस देना है, इसको कवर करना है। तो ये तमाम चीजें जो है होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा असर होने वाला है।
जी बिल्कुल, और ये इम्पोर्टेंट है, और लेकिन ये भी साफ है कि इस बार का चुनाव पिछले तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। पिछली बार जो कामयाबी मिली भारतीय जनता पार्टी को, वो अब तक की सबसे ज्यादा सीटें उसने हासिल की। अब जाहिर सी बात है, वो जो बिहार में उसने 90% का स्ट्राइक रेट जो उसने लगाया, उसको लग रहा है कि SIR के सहारे, चुनाव आयोग इन सब के सहारे वो बंगाल में भी ऐसा कर सकता है। देखना ही होगा कि बंगाल का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग इस बार देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐड करें शकीब आप? जी मैं असल में मैं आज की जो तारीख है 6 दिसंबर, उसको भी लेकर के जो एक ऐतिहासिक तथ्य है, अभी जैसे संदीप भाई ने कहा कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो आरएसएस ने बाबरी विध्वंस के लिए 6 दिसंबर का दिन ऐसे ही नहीं चुना था। दरअसल वो 6 दिसंबर का दिन ही इसलिए चुना गया था कि 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, और इस देश की जो बहुजन आबादी है, जो बाबा साहब को अपने मुक्तिदाता के रूप में देखती है, तो वो बजाय बाबा साहब को याद करने के, 6 दिसंबर को बजाय बाबा साहब को याद करने के, वो किसी कथित शौर्य दिवस के रूप में मनाए, और इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उससे उसकी नफरत जो है वो साल दर साल वो बढ़ती जाए, और बाबा साहब जैसा नायक जो समाज के निर्माण का नायक है, उसको कहीं पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन आज एक हकीकत है कि ना तो ये बाबरी को दबा पाए, और न ही ये बाबा साहब को लोगों के जहन से निकाल पाए हैं, और शायद ये कभी नहीं निकाल पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। जी, इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का, वक्त की कमी है, कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया राय साहब का, डॉक्टर संदीप और शकीब का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।